हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस माइक्रोबायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा सेल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन की। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की कोशिका संरचना की कि इसकी कोशिका में हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहले तो इसकी बात करने से पहले हम सामान्य चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपको पूर्व में भी बताई दी गई हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षणों में हम देखें तो सबसे पहले आपको ये बताया था मैंने कि माइकोप्लाज्मा जो हैं वो सबसे सूक्ष्मतम ऑर्गेनिज्म हैं, या कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। और हमने ये भी उसमें बात की थी कि जो माइकोप्लाज्मा हैं उनके ऊपर कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो है उसका अभाव होता है। तो जब हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये चीज़ जो है आएगी कि यहाँ पर जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी सेल वॉल, अर्थात कोशिका भित्ति का, इसकी जो कोशिका है उसमें अभाव पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक चित्र जो है यहाँ पर जो बनाया हुआ है माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर का, और यहाँ पर हम अगर देखें तो इस कोशिका के अगर हम एक व्यास की बात करें तो लगभग 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर व्यास की ये संरचनाएं होती हैं, जो कि जीवाणुओं से भी कह सकते हैं कि एक तरीके से सूक्ष्म आमाप की संरचनाएं हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि बाहर जो है इस कोशिका के सेल वॉल नहीं है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका बाह्यतम आवरण बनाती है। चूंकि यहाँ पर कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं है, इसीलिए इनकी जो आकृति होती है वो बदलती रहती है, अर्थात ये प्लियोमॉर्फिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुआकृतिक सूक्ष्म जीव हैं ये, क्योंकि आकृति बदलते रहते हैं तो इसीलिए जो है ये प्लियोमॉर्फिक हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि चूंकि इसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, इसीलिए सेल वॉल पर इफेक्ट करने वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन, उनका इस पर असर भी नहीं होता है। तो कोशिका की संरचना में हम देखें तो कोशिका की संरचना में जो सबसे बाह्यतम आवरण होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि एक त्रिस्तरीय परत होती है, एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है, ट्राइलेमेटेड जो है, और इसका जो एक तरीके से कहेंगे व्यास है वही इकाई कला की भांति होता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर प्रकृति की बात करें तो वही चयनात्मक पारगम्य प्रकार की ये होती है, सेलेक्टिव परमीएबल होती है ये, जो कि कुछ निश्चित अणुओं को ही अपने अंदर से जो है एक तरीके से कह सकते हैं चयनात्मक रूप से जो है ये आवागमन की सुविधा देती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमको जो है जीवद्रव्य दिखाई दे रहा है पूरा, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जीवद्रव्य पाया जाता है, या कह सकते हैं कि कोशिका द्रव पाया जाता है। उसमें हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो है डीएनए देखने को मिल रहा है। ये जो डीएनए है वो सर्कुलर, इसके अलावा कह सकते हैं कि रेशेदार होता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है यहाँ पर पाया जाता है। जब हम बात कर रहे थे माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षणों की, तो उस दौरान भी आपको बताया था कि माइकोप्लाज्मा में दोनों ही प्रकार के जो न्यूक्लिक अम्ल हैं, डीएनए और आरएनए, वो पाए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर डीएनए जो है देखने को मिलेगा, जो कि द्विकुंडलित डबल हेलिक्स रेशेवत है, और एक सूत्राकार आप देख सकते हैं कि सूत्र के रूप में ये डीएनए जो है इस कोशिका में फैला हुआ है। ये डीएनए जो है वो कोशिका के, अगर हम संपूर्ण कोशिका के संदर्भ में देखें तो लगभग 8 से लेकर 15% तक भाग जो है इस डीएनए का बना हुआ होता है। आरएनए की बात करें तो यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो आरएनए पाया जाता है, जो कि संपूर्ण कोशिका में बिखरा हुआ अवस्था में ये रहता है आरएनए। यहाँ पर चूंकि आप सभी जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है,
तो ऐसे में यहाँ पर जो सुसंगठित केंद्रक है उसका बिल्कुल अभाव होगा। साथ ही साथ जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांगक या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका भी यहाँ पर अभाव पाया जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, या कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग हैं उनका यहाँ पर पूर्णतः अभाव पाया जाएगा। यहाँ पर मौजूद होता है डीएनए, आरएनए, इसके अलावा यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं कि जो कि बेहद सूक्ष्म आकार के राइबोसोम यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। 70 से 72 इस प्रकार के राइबोसोम हमें यहाँ पर माइकोप्लाज्मा के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त माइकोप्लाज्मा कोशिका के अंदर पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के सोलुबल प्रोटीन या घुलनशील प्रोटीन जो है यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं वो भी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर पाए जाएंगे लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। लिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और आपको उस दौरान भी बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आवश्यक रूप से पाया जाता है माइकोप्लाज्मा के अंदर, और इसकी वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है वो राइबोसोम है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये सभी जो है राइबोसोम है जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं। ये डीएनए का जो है डीएनए है ये, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सोलुबल प्रोटीन है। इसके अलावा मेटाबोलाइट्स या उपापचय पदार्थ जो कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और अन्य रासायनिक पदार्थ जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन्स भी जो है हमें सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलते हैं। लगभग 50% या इससे अधिक भाग जो है वो प्रोटीनों का बना होता है कोशिका के। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो है आपको देखने को मिलेंगे एंजाइम्स भी, और साथ ही साथ अन्य रासायनिक पदार्थ भी। तो ये तो बात हो गई इसकी संरचना की। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि इस माइकोप्लाज्मा का चूँकि आकार बदलता रहता है और बहुत सूक्ष्म संरचना है, और इसी कारण से इनको अन्य नामों से भी जो है जाना जाता है, जैसे कि पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है इसको, या सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर या भी हम इसको कहते हैं। इसके अलावा हम इनको सेल वॉल रहित या कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, या कोशिका भित्ति रहित जीवाणु भी इनका नाम दिया जाता है, क्योंकि ये जीवाणु से इस मायने में सबसे अधिक भिन्न है क्योंकि इनमें जो है सेल वॉल यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलती। इसके अलावा हम देखें जीवाणु के से इतर या अलग लक्षण जो इनमें देखने को मिलता है वो ये होता है कि यहाँ पर हमें मीजोसोम का जो अभाव है वो भी देखने को मिलता है। मीजोसोम यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। मीजोसोम जिस तरीके से जीवाणु में पाए जाते हैं और श्वसन से संबंधित होते हैं, तो यहाँ पर जो मीजोसोम हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये संरचना की बात हो गई माइकोप्लाज्मा की। अब हम बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा कोशिका की जनन किस तरीके से होता है, रिप्रोडक्शन की। तो जनन अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो जनन के लिए सरल विधियाँ पाई जाती हैं। जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 विधियों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि माइकोप्लाज्मा में देखने को हमें मिलती हैं। लैंगिक जनन का यहाँ पर जो है सर्वथा अभाव पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा में अगर हम देखें तो जनन का जो अध्ययन है वो किया था मोरोविट्ज और टॉर्टलिटी के द्वारा। इन 2 वैज्ञानिकों ने जो है जनन की प्रक्रिया का इसमें अध्ययन किया, और जनन के लिए जिसमें विधि पाई जाती है वो पहली है फ्रेगमेंटेशन या विखंडन। फ्रेगमेंटेशन या विखंडन में जो माइकोप्लाज्मा कोशिका होती है वो टूट जाती है 2 भागों में, और कई बार 2 से अधिक भागों में टूट जाती है, और प्रत्येक जो भाग होता है वो एक नई माइकोप्लाज्मा सेल में रूपांतरित हो जाता है। जिस तरीके से अन्य जीवाणुओं में या अन्य कवकों में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी फिशन या द्विविभाजन। बाइनरी फिशन में जो कोशिका होती है वो बीच में से विभाजित हो जाती है। धीरे धीरे जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बीच से एक संकीर्णन के द्वारा डिवाइड हो जाती है, और इस संकीर्णन के द्वारा एक माइकोप्लाज्मा कोशिका से 2 माइकोप्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण इस बाइनरी फिशन के द्वारा होगा। ठीक इस तरीके से मान लीजिए माइकोप्लाज्मा कोशिका है, और ये कोशिका धीरे धीरे इस तरीके से एक संकीर्णन विकसित होगा इसमें, और उसके पश्चात में ये 2 माइकोप्लाज्मा कोशिकाएं इस तरीके से बन जाती हैं, और इनका जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन के द्वारा दोनों ही जो बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं उनमें पहुंच जाता है।
इसके पश्चात हम देखें बडिंग या मुकुलन। तो बडिंग में जो है इससे माइकोप्लाज्मा कोशिका से एक छोटी अतिवृद्धि निकलती है जो कि धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है, इसको हम बड़ कहते हैं। और ये जो बड़ है वो धीरे धीरे जो है आकार में बढ़ती रहेगी और जब लगभग इसका पूर्ण आकार प्राप्त कर लेगी तो उस दौरान ये जो है मात्र माइकोप्लाज्मा कोशिका से अलग हो जाती है और नई माइकोप्लाज्मा कोशिका को जन्म देती है। तो ये जो है बडिंग के द्वारा जनन। और सबसे अंत में हमारी है एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा, या जो है ये जो एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा इसमें जनन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रमुख विधि है माइकोप्लाज्मा में जनन की। इसमें जो है एलिमेंट्री बॉडीज या प्रारंभिक जो काय हैं वो बनती हैं कोशिका के अंदर और इनकी संख्या काफ़ी अधिक हो सकती है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कोशिका है माइकोप्लाज्मा कोशिका, इसमें इस तरीके से अंदर जो जीव द्रव है वो इस तरीके से छोटी छोटी संरचनाएं बन जाती हैं। ये संरचनाएं जो हैं वो आकार में बढ़ती रहती हैं, जिसके आधार पर शुरू में इनको हम प्राइमरी बॉडीज, उसके पश्चात सेकेंडरी बॉडीज, फिर और बड़ी हो जाएगी टर्टियरी बॉडीज और इस तरीके से चतुर्थक संरचनाएं इनको कहते हैं। और बाद में ये संरचनाएं जो हैं वो पूरी एक माइकोप्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस तरीके से ये जो है एलिमेंट्री बॉडी जो है आपको दिखाई दे रही है, ये एलिमेंट्री बॉडी है। इसके द्वारा जो माइकोप्लाज्मा में जनन है वो एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आपसे परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा में जनन की सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, तो आप ऐसे में एलिमेंट्री बॉडी करके आएँ या फिर एलिमेंट्री बॉडी द्वारा जनन किसमें होता है तो वो माइकोप्लाज्मा में। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी माइकोप्लाज्मा की कोशिका संरचना की व उसमें जनन की। इसी के साथ ये आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त आपको हो सके। थैंक यू।